धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और आजकल तो चर्चा अलग से करने लगे हैं अमेरिका के चुनाव को लेकर या बांग्लादेश में जो उठापटक हुई है उसको लेकर भी। और इन तमाम खबरों पर रोजाना बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबरों की सीधे शुरुआत करते हैं और चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। और यहाँ जो पहला अपडेट मेरे पास आ रहा है वो यहाँ के 2 स्टूडेंट से जुड़ा हुआ आ रहा है, जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को खड़ा किया। उन पर किस तरीके का अत्याचार हुआ इसकी तो कोई बात भारत के भोंपू मीडिया में नहीं हो रही है, लेकिन इनको सरकार में शामिल करने पर यहाँ जो पत्रकार हैं बड़े फड़फड़ा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये दोनों स्टूडेंट लीडर अभी कहीं ना कहीं से मंत्री बन गए, जो भी इनको कहें, चीफ एडवाइजर के अंदर में कहें या प्राइम मिनिस्टर के अंदर में एडवाइजर कहें, बन गए हैं। और ये जो बोलते हैं उसका असर होगा। इन्होंने भारत को भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से या सीधे सीधे भी धमकी दे दी है कि आपकी विदेश नीति बांग्लादेश की तरफ ठीक नहीं है और यदि उसमें सुधार ना किया गया तो भविष्य में पूरे दक्षिण एशिया के लिए यह सही नहीं होगा। यानी धमकी भी पूरे के पूरे दे ही रहे हैं। और इसके कारण यहाँ की मीडिया अब शोर मचा रहे हैं। यहाँ की मीडिया को यह समझना चाहिए कि यहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ के नए प्रधानमंत्री को बधाई दे दी है, एक तरह से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश हो रही है। वहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी उनको शरण देने के बावजूद उनको कोई खास तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। यानी जो नई परिस्थिति है उससे समझौता करने की कोशिश हो रही है। और यहाँ की मीडिया शोर मचाती है, यदि हंगामा करती है तो उससे हमारी स्थिति खराब होगी। कम से कम अगले 2 से 4 हफ्ते भर में यह देखा जाए कि वहां ऊंट किस करवट लेता है और किस तरफ वहां की बांग्लादेश की नई सत्ता कर रही है। हालांकि अंदाजा भी हमारा शुरू हो गया है कि वह अमेरिका की मदद से ही बना है और अमेरिकी परस्त वो होगी वहां की सत्ता। और कुछ न कुछ हद तक चूंकि ISIS का भी हाथ कहीं ना कहीं से नजर आ रहा है, यानी उसका भी अति दक्षिण पंथ की तरफ जाने की संभावना है। फिर भी हमारी जो गोदी मीडिया कहें या कॉरपोरेट मीडिया है, वह जो एक तरह से दिखाते हैं कि हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड की क्या थिंकिंग है, उसे अभी शांति बरकरार करनी चाहिए या मिडिल पाथ करें, न्यूट्रल बनने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। जी, पहले कहा गया कि चाइना ने उलटफेर करा, फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरी साजिश रची है क्योंकि पाकिस्तान तो बर्दाश्त ही नहीं करता है बांग्लादेश के वजूद को। फिर बाद में हिंदुओं पर हमले की बातें होने लगी और अब ये खबर छुपा रहे हैं कि वहां पर सुप्रदीप चकमा को भी मंत्री बनाया गया है। हिंदू कम्युनिटी से ये आते होंगे सर? वो है। और साथ साथ यह भी बताऊं कि हिंदुओं के ऊपर यदि कुछ आक्रमण हुए 1-2 जगह में तो केवल हिंदुओं के ऊपर करके नहीं हुआ है, हो सकता है 1-2 जगह हुआ है, वह मास स्केल पर तो बिल्कुल नहीं हुआ जिसका दुष्प्रचार हमारी मीडिया कर रही थी, बल्कि वह उन लोगों के अगेंस्ट में था जो कि पहले के सत्ता के साथ थे और पहले के सत्ता के खिलाफ इन्होंने दुष्प्रचार किया है कि वह रजाकार के खिलाफ थे, वह वहां के अल्पसंख्यकों के पक्षधारी थे, जैसे यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ होता है। ठीक उसका उल्टा हो रहा है जो भारत में हो रहा था, यह भी हो रहा है। और इसलिए उस पर हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। एक लाइन यह भी हमें समझना चाहिए कि वहां की हिंदुओं ने एक बड़ी संख्या में ढाका में प्रदर्शन किया कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण ना हो और इसकी इजाजत भी ली उनने। और वहां के जो छात्र हैं जो आगे हैं इस आंदोलन में, उन्होंने उसकी पूरी ट्रैफिक की देखभाल की। यह पूरी तरह से आश्वासन दिया कि आपके ऊपर कोई आक्रमण ना होगा। जो नए प्रधानमंत्री, खैर उन्हें तो कहना ही कहना है, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस तरह की हरकतें ना करें। जी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि पूरा एक षड्यंत्र प्रपंच किया जा रहा है? तमाम बाबा, साधु, ये मीडिया सब टूट पड़े हैं, लेकिन सरकार, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे पर कि हम सरकार से बात करेंगे कि वहां हिंदुओं के साथ क्या किया जा रहा है? इनका बेसिक है हिंदू मुस्लिम, यानी अभी की जो सत्ता है, अंबानी अदानी की जो सत्ता है, जो साख बनती है, जो फांसीवाद है या फांसीवादी ट्रेंड मान लेते हैं, वैसी प्रवृत्ति है जनता को लूटने की, उसका आधार है हिंदू मुस्लिम। बाकी सब गया
तेल लेने, एक तरह से कहें तो। हालांकि व्यक्तिवाद भी बहुत जबरदस्त है, जाति प्रथा भी है, क्षेत्रीयवाद भी है, आंखें दिखाने की बात आजकल कम हो गई है चीन के अगेंस्ट में और पाकिस्तान के अगेंस्ट में। लेकिन इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने जहां उनको बधाई दी, नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, वहां यह भी साथ साथ कहा कि वहां हमारे हिंदुओं पर अत्याचार न होना चाहिए। इसको ये छोड़ नहीं सकते। यदि छोड़ दिया तो इनका भंडा फूट जाएगा कि बांग्लादेश में इतना हंगामा के बावजूद भी वहां पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, ना वो आधार है। उनका आधार बिल्कुल अलग था। उनका आधार है कि अवामी लीग को हराना है। उनका आधार है कि जो रिजर्वेशन था उनके भाई बंधुओं को, उसको खत्म किया जाए। और जबकि रिजर्वेशन अवामी लीग ने नहीं किया था, उन्होंने तो आज से 3-4 वर्ष पहले खत्म कर दिया था। हाई कोर्ट ने वहां को मान्यता दी थी, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। जब आंदोलन शुरू हुआ उसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी रद्द कर दिया। एक तरह से खत्म हो गया था, आंदोलन का आधार ही खत्म हो गया था। हिंदू मुस्लिम में नहीं था, ना रिजर्वेशन था, बल्कि कोई और शक्ति थी, चाहे ISIS हो, चाहे अमेरिकी हो, चाहे जो भी उनके हो, जमात इस्लाम हो, पाकिस्तान हो, जो भी हो। हम उसके अभी ना जाएं, वो आने वाले समय के लिए छोड़ दे कि क्या होता है। वह लोग थे और अंततः देखिए कि आर्मी चीफ इनके पक्ष में आता है और यह कहता है कि हम आपका साथ नहीं देंगे। पुलिस छोड़ के भाग गए। आर्मी चीफ कहता है, हाँ, इतनी मुरव्वत उन्होंने की कि उन्होंने हवाई जहाज दिया और आने दिया जो ही जनता आ रही थी इनके घर में घुसने के लिए कि भाई आप भागो और जाके भारत में लो, उसके बाद जो आपको करना है करो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसा मैं मीडिया पे ही फोकस किए हुए हूं तो एक पहलू आपके सामने और रख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड जा रहे हैं। 600 से ज्यादा लोग वहां पे लैंडस्लाइड में मर चुके हैं। उस खबर को ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाई दे जा रहा है कि प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं। सवाल उठना चाहिए था कि इतने दिन बाद क्यों दौरा किया जा रहा है। एक लाइन इसके पहले मैं भूल जाऊं, पिछले वाले सवाल में कहूंगा कि ब्लिंकन ने भी बधाई दी है इस नए प्रधानमंत्री को, मोहम्मद यूनिस नाम है ना उनको, कि आप आए हैं, बड़ा अच्छा है, और जो वहां पर अत्याचार हुआ है, जो गड़बड़ियां आई हैं, उसको सही करें, वहां प्रजातंत्र की वापसी लाए। पता नहीं कौन सी प्रजातंत्र की वापसी करेंगे। जहां तक नरेंद्र मोदी का वायनाड में जाने की बात है, वह मसला खत्म हो चुका था, कोई नया मसला नहीं मिल पा रहा है। और बांग्लादेश का मसला जो हो रहा है कि हमारी विदेश नीति असफल हुई है, उसको छुपाने का भी एक तरीका है। इसी के तहत में यदि देखें तो हमारे विदेश मंत्री अभी मालदीव पहुंचे हुए और कई तरह की अन्य बातों को नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है यहाँ मीडिया पे दिखाने की कोशिश, ताकि बांग्लादेश की मुख्य मसला जो है उसको शांति किया जाए। वैसे आपको याद दिलाऊं, जब हमारे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2014 के आसपास में, और हमारे उत्तराखंड में जबरदस्त लैंडस्लाइड आया था, तो पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में आया था कि हेलीकॉप्टर लेके गए, इन्होंने भेजा है और वहां से पता नहीं कितने 100 या 1000 लोगों के लिए आए, जबकि हेलीकॉप्टर में अधिक से अधिक 15-20 लोग ही आ सकते हैं, और जो हेलीकॉप्टर का फोटो था उसमें 9-10 लोग आ सकते हैं। तो दुष्प्रचार की जहां तक बात है, और आम जनता जो बिल्कुल अज्ञानी है, अंधविश्वासी है, यह मानने को तैयार है कि भाई जो हमारे नेता कर रहे हैं जबरदस्त ताकत है, जबरदस्त उनका बोलने का तरीका है, नजरिया है, जो कह रहे हैं जरूर सच्चाई होगा। जी, लेकिन इनके अंधभक्त तो बिल्कुल पगलाए हुए हैं। कल मैं एम्स में था, आई टेस्टिंग के लिए गया, वहां पे एक आया और मुझसे सवाल करने लगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूं, कहीं भी खड़ा रहता हूं, कि मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। हमने कहा मुसलमान बीजेपी को टिकट भी क्यों नहीं दे रही है, उसका जवाब नहीं था उसके पास। और मैंने ये भी कहा कि बीजेपी को सिर्फ 36% वोट मिला है, 64% उसके खिलाफ पड़ा है, क्या वो सारा मुसलमानों का है। यह बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। हाँ, हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे जगहों में बातचीत करने के लिए जहां की 2-4 गुंडे आते हैं, मारपीट करते हैं, क्योंकि उन्हें राज्य का आरक्षण है, उनको प्रोटेक्शन है। लेकिन यह चीज यह भी मैं कहूंगा कि 64% में से 5-10% भी एक्टिव होके हमारे साथ आए, और कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, या डेमोक्रेटिक और उनके जो विरोधी हैं, अमेरिका में जो चीज चल रहा है, रिपब्लिकन्स, इन दोनों के बीच हम निकल के सही में एक सही ऑल्टरनेटिव विकल्प की स्थापना कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए, वही एकमात्र रास्ता है। जी चलिए, शेख हसीना का बेटा कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं हो गया जब से उसकी मां बांग्लादेश छोड़ के आई है। कभी वो कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट वो नेता बन जाएगा, अपनी पार्टी का चेहरा बन गया है, कभी वो कह रहा है 3 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो उसकी मां वापिस लौटेगी। वो ये बयानबाजी करके अपने आप को चर्चाओं में रखना चाहता है। चर्चा में तो है। एक चीज यह भी है कि जो 1 हफ्ता तक ये लोग सदमे में थे, उससे उबर चुके हैं।
कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं। अमेरिका नहीं चाहता है कि इनके यहाँ आए जहां इनका बेटा खुद वहां है, ना ही लंदन इनको आने की वो दे रहा है। यूएई वगैरह में यदि जाती हैं, जैसा आपने कल कहा, या नॉर्वे में जाती है, कुछ और भी खबरें आ रही है, तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये संभवतः भारत में ही रहना चाहती है, और भारत सरकार भी कुछ हद तक इनको रखने की कोशिश कर सकता है, चूंकि अब एकमात्र इनका जो बच गया है विदेश नीति में वह है शेख हसीना। इसको बचा कर रखें। और ये जो सवाल उठा रहे हैं सही कर रहे हैं, भले ही यह कितनी तानाशाह रही हूं, यह बड़ी जल्दी ही वो खत्म हो जाए कि क्या थे। इनके समय में जो जीडीपी बढ़ा और जो गरीबी रेखा से नीचे से कई लोगों को ऊपर उठाया गया, जिसमें अभी के प्रधानमंत्री कहें कि हमने किया है, चूंकि ग्रामीण बैंक का हमने किया है, और बहुत सारे प्रश्न हैं। यह भी करें कि हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म था, इनके बेटा जो कर रहे हैं, और जॉय नाम है इनका अंत में, और जॉय यह भी फरमा रहे हैं कि हमारे समय में अल्पसंख्यकों के अगेंस्ट में कोई भी तरह की नहीं थी, सबसे अधिक सुरक्षित थे पूरे दुनिया भर में। इनकी बातों में दम हो सकता है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में देखा, दुनिया में हर जगह देखा, और इन्हें पता है कि यह कितनी भी जोर लगा ले, नई जो सत्ता आई है वह ना वहां की जनता को रोजगार दे सकते हैं, ना शिक्षा दे सकते हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था दे सकते हैं, ना घर दे सकते हैं, ना शांति दे सकते हैं। और जो तथाकथित रूप से जो क्रांति हुआ है, जो कि अमेरिका के शाह पे या किसी और के शाह पे हुआ है, उसका जो जोश है वो बड़ी जल्दी ठंडाने वाला है, और इनको लोग फिर याद करेंगे। इसलिए अपना यह भविष्य आजमा रहे हैं इस राजनीतिक दलदल में। जी चलिए, बांग्लादेश से निकलकर दूसरी खबरों का रुख करते हैं। और आपने एक अल्फाज, एक शब्द इस्तेमाल किया, जोश का। पेरिस में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया और भारत के नीरज चोपड़ा के हिस्से में सिल्वर आ गया। लेकिन इन दोनों की मां ने उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया, जो सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बैठकर। देखिए, भाववादी बातें करूं तो मैं कहूंगा कि मां आखिर मां होती है, जो वास्तव में है। हालांकि मां भी किसी न किसी वर्ग से आती हैं, वह भी महिला हैं, उनका भी अपना अस्तित्व है, और उन्हें भी संघर्ष में होना पड़ता है, और चाहते ना चाहते हुए भी। अब मैं पाकिस्तानी मां और भारतीय मां की बात करता हूं। वैसे एक लाइन मुझे अभी भी याद आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश से लौट रहे थे, तो अचानक वह लाहौर में लैंड किया, और पुराने वहां के प्रधानमंत्री के माँ के जाके पर चरण छूते हैं, साड़ी देते हैं, और वहां से मिठाइयां वगैरह लेके आते हैं। माँ माँ है तो चलिए। और उन्होंने जो कहा, पाकिस्तानी माँ ने जो कहा अभी कि भाई वह भी हमारा ही बेटा है, और हमारे भारतीय माँ ने कहा कि वह भी हमारा ही बेटा है। और वैसे नीरज चोपड़ा ने यह कहा कि पिछले 3 बार से मैं उन्हें हरा रहा था, इस बार उन्होंने हराया, समय समय की बात है, और उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। तो बड़ा अच्छा बात इन्होंने कहा, बड़ा ही सौहार्दपूर्ण बातें कहा, और इस बात की चर्चा हमारे लोगों के बीच में अवश्य होनी चाहिए। और भारत पाकिस्तान का बंटवारा जो धर्म के आधार पर जो अंग्रेज करा के गए, उसका खामियाना हम जो भुगत रहे हैं, उसे हमें खत्म करने की तरफ बढ़ना चाहिए। जी अच्छा, जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अखंड भारत की बात करते हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब खत्म करके इधर एक पूरा का पूरा एक देश बना दिया जाए? वो यूरोप वाले सब आपस में मिल सकते हैं, हम काहे मरे जा रहे हैं? अखंड भारत तो बहुत दूर की चीज है। जो भारत, उसमें भी यूनिटी नहीं चाहिए इन्हें। यदि यूनिटी हो जाता है तो हम लोग 100% रोजगार मांगेंगे। और छोटे छोटे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि भारत आज विश्व है, भारत जो भी है, तो आसाम के लीडर, बंगाल के लीडर ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के जो लीडर हैं, अभी मायावती नहीं है, कभी थी, अभी अखिलेश यादव या दूसरे हैं, बिहार में हमारे नीतीश कुमार है, इन लोगों का क्या होगा? तब केवल 2 राष्ट्र, 2 प्रमुख दल रह जाएंगे, ये लोग गायब हो जाएंगे। यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अखंड भारत हो। इनका आधार अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पहचान की राजनीति, धर्म, जाति, रंग की भेद की राजनीति जो अभी अमेरिका में जो बड़ी उफान के साथ बढ़ रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, यह खत्म हो जाएगा, तो हम लोग की सत्ता आ जाएगी, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और ये जो परजीवी जो है, जो दुष्ट है, वह खत्म हो जाएंगे, जो कभी नहीं चाहेंगे कि वो खत्म हो। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हो। इन्होंने बहुत प्लान वे में देश का बंटवारा किया, बगल में एक देश बनाया धर्म के नाम पर, ताकि आज कभी तो बोल पाए कि भाई उन मुसलमानों के लिए बन गया तो हिंदुओं के लिए भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये अलग बात है कि ये सब बोलने में इनको 75 साल के आसपास तक लग गए हैं। पाकिस्तान की अदालतें जो है ना, वो पीटीआई का दफ्तर सा बन गई हैं, और अदालतों का स्तर इतना बुरा हो गया है कि टमाटर और समोसे के भाव तक तय कर रही हैं। ये बात कल वहां की संसद में खड़े होकर बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के बेटे ने की है।
अब बिलावल भुट्टो को मौका मिला है क्योंकि वो जो करना चाहते इमरान खान के खिलाफ वह हो नहीं पा रहा है। उन्हें एक के बाद एक राहत मिल रहा है। हाई कोर्ट इस्लामाबाद का कुछ कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वतंत्रता को कायम रखते हुए और कहीं ना कहीं से सही वर्डिक्ट दे रहा है, वो अच्छी बात है। जहां तक टमाटर और ये समोसे की बात है, उस पर भी पता नहीं उसमें आलू की बात है या क्या है। उसको इसलिए वहां से खत्म किया जा रहा है टैक्स, क्योंकि वहां बहुत महंगा हो रहा है और मोनोपोलाइजेशन हो रहा है। हालांकि भारत में भी आपको याद होगा कि दाल का जब दाम बहुत बढ़ा था तो वहां से कहा गया था कि टैक्स हटाओ, तो टैक्स हटाने से यहाँ के अदानी ग्रुप ने घाना वगैरह यानी अफ्रीकन देशों से यहाँ दाल मंगवाया और अपनी मनमानी दामों पर बेचा, और कम से कम 2-3 महीना में उन्होंने करोड़ों नहीं अरबों में रुपये में कमाए। और पाकिस्तान में इस चीज को रोकने के लिए वहां की सरकार और अदालत कोशिश कर रही है कि बाहर से आएगा तो यहाँ की जो मोनोपोली कैपिटलिस्ट है या ट्रेडर्स है उनकी महत्ता को रोका जाए और जनता को कुछ राहत दी जाए। इस बीच में तो जो उन्होंने लूटना था वो तो लूट ही रहे। जी चलिए, जो लूट रहा था वो लूट रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं वो भी रुक नहीं रहे हैं। प्रिंस चार्ल्स भी सामने आ गए और कह रहे हैं भैया ब्रिटेन में शांति करो। प्रिंस चार्ल्स को मौका मिला है। एक्चुअली वो खुद को देखे तो उनका जिंदगी बड़ा बोरिंग रहा है। उनकी वाइफ नहीं रही और जो भी है वो वहाँ के राजा बन गए हैं, कहने के लिए बहुत बड़ा पद मिला है, लेकिन राजनीति में कोई उनका हस्ती है नहीं। इन्होंने स्टारमर से बात की और अपनी संवेदनाएं दी कि भाई जनता को एक रहना चाहिए, विदेशियों के खिलाफ हमें नहीं करना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ये रटी रटाए 2-4 बातें हैं, प्रजातंत्र की बातें करो, हम सब एक हैं इसकी बातें करो, एक दूसरे के खिलाफ हिंसा ना करो। हालांकि हिंसा का प्रमुख कारण आज सत्ता है, ना कि जनता है। बांग्लादेश हो, भारत हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, युद्ध के रूप में जहां दिख रहा है, इजराइल हो, पूरे मिडिल ईस्ट में हो, यूक्रेन में हो, यह सरकार है। और सरकार किसकी है? पूंजीपतियों और ये बनाने वाले जो जितने हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाले हैं, वॉर इंडस्ट्रीज उनकी हो, वो हिंसा करते हैं। हाँ, हम जब उनके खिलाफ भड़कते हैं, आवाज निकालते हैं, तो हमें देशद्रोह कहा जाता है। जी कुछ लोग वैसे ये कह रहे हैं कि जो सब कुछ हो रहा है ब्रिटेन में उसके पीछे इजरायली लॉबी खड़ी है और वो ये सब करा रही है। मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी इसकी बात कही थी, और इस इजरायली लॉबी में जो वहां का बंदा है टॉमी रॉबिन्सन, वैसे भाई देवी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने पढ़ा, मुझे खुद नहीं मालूम था। जो ये आया था कि 17 साल के लड़के ने जो 3 बच्चों की मारी जिसके आधार पे हुआ, वह खुद विदेशी नहीं था। वहां पर हंगामा क्या है, इस टॉमी ने यह लिखा कि यह विदेशी है इसलिए विदेशियों को मारो। साथ साथ यह भी आया कि यह मुसलमान है इसलिए इसने मारा। यह मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन फैमिली का है, इंग्लैंड का ही पैदा है, मतलब पैदाइशी है। और इसके खिलाफ जो लिखा गया, इसने खुद नहीं लिखा, उसको ट्वीट करके बढ़ाया। बाद में कहा था कि नहीं, हमें मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब वह कहता है कि पूरे लंदन में, पूरे इंग्लैंड में हमास का कब्जा हो गया। जब देखो आंदोलन हो रहा है, ज्यूज के खिलाफ हो रहा है, हम व्हाइट्स का, अंग्रेजों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। और देखिए किस तरह से, मैं कोई गाली भी नहीं दे सकता, लेकिन किस तरह से, वैसे इसको 10,000 पाउंड प्रति महीना इजराइल से मिलता था, वह भी सामने आ चुका है। फिर भी जनता नहीं समझ रही है। इस अंदाजा लगा सकते हैं कि आंदोलन आखिर कौन करवा रहा है। क्या आंदोलन सही में जनता का है, स्वस्फूर्त है, या वास्तव में उसी के प्रतिनिधि हैं? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है। और आज अमेरिका, इंग्लैंड जो दूसरे देशों में करवा रहे थे, अपने देश में भी उन्हीं का सहयोगी इजराइल उनके यहां इस तरह के करवा रहा है। स्टारमर हालांकि प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका, प्रो कैपिटलिस्ट क्लास है, लेकिन कुछ उनके बदले बदले से रुख है और इनको बर्दाश्त नहीं है। जी चलिए देखते हैं कब तक कैसे और क्या हैंडल कर पाते हैं, या कुर्सी ही गंवानी पड़ती है। अब तो चलते हैं, वहां का चरित्र क्या है, 2 मिनट में प्रधानमंत्री को बदलना पड़ता है, पिछली सरकार में हमने देखा है। खैर, अगली जो खबर है हमारे पास वो आ रही है जापान से। यहाँ पर भूकंप आया और उसके बाद बताया जा रहा सुनामी आ सकती है। यहाँ के प्रधानमंत्री ने अपना कई देशों का दौरा रद्द कर दिया। काफी बड़ा भूकंप, कहते हैं कि 7.1 रिक्टर स्केल पर, यानी वहां के लिए काफी बड़ा है, इसलिए इसको अर्थक्वेक नहीं मेगा क्वेक कह रहे हैं। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्या शब्द देते हैं, लेकिन इस अर्थक्वेक या मेगा क्वेक के कारण सुनामी आने की आशंका है। इसलिए जो सेंट्रल एशिया में जा रहे थे 4-5 देशों में, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान,
ये सब जितने हैं वहां जा रहे थे उन्होंने कैंसिल कर दिया है, मजबूरी है इनकी, और इसी कारण है। तो जापान के लिए जहां तक है, यह तथाकथित रूप से वह कहते हैं कि दैविक प्रकोप है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जहां वह खड़े हैं उनके लिए विज्ञान इतने आगे बढ़ने के बावजूद भी, कम से कम ये तो है कि कुछ घंटे पहले इनको पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है या आ रहा है या समुद्र में आ रहा है, तो बड़ा बढ़िया बात है। लेकिन अभी तक भी उससे पूर्ण राहत का इनके पास कोई आधार नहीं बन पाया। जी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। ब्राजील में एक प्लेन क्रैश हो गया है, 62 के 62 यात्री मारे गए हैं। क्या कोई पूरी दुनिया में सब अपने अपने देशों के ही जिम्मेदार हैं, या पूरी दुनिया में कोई एक आदमी तो जिम्मेदार बने? क्योंकि बोइंग तो मुझे लगता है अमेरिका ही बनाता है। यह दुखद है, बोइंग उन्हीं का है, दुखद है। इसमें इटालियन भी पार्टनरशिप है। उनसे जब पूछा गया कि भाई तुम्हारा एटीआर क्यों क्रैश कर गया, एटीआर जहां तक है टर्बो प्रॉप है, यानी टरबाइन तो है जैसे हमारे बोइंग एयरबस में नहीं दिखता है, और पुराने जमाने में जो प्रोपेलर होते थे तो दोनों को मिला के टर्बो प्रॉप। फिर भी मतलब छोटा सा है, 28-30 के आसपास होते हैं, या ज्यादा बड़े वाले हैं तो जिसमें इसमें 60 से ऊपर पैसेंजर थे, और पायलट सहित सब कोई मारे गए। कोई ना कोई मैकेनिकल फेलियर हुई है, क्या हुई है इस पे इन लोगों ने अभी तक कुछ भी अपनी टिप्पणी नहीं दी है। इनकी पूरी कोशिश रहती दिखाने की कि भाई नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से मैंने छोटा सा जो कुछ सेकंड का जो वीडियो बना मैंने देखा है, उससे यह साफ दिखता है कि पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया जहाज। यानी इस तरह का मैकेनिकल फेलियर हो गया है कि वह बिल्कुल उसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं था, यानी घूम फिर के कहीं ना कहीं से बिल्कुल हाथ से बाहर हो गया है और क्रैश कर गया। जी बता रहे हैं धमाका भी हुआ है, और धमाके की खबर चीन से भी आई है। बंदरगाह पर खड़ा हुआ चीन का एक जहाज ध्वस्त हो गया धमाके के साथ। हादसा है या कोई कहानी है? हादसा तो है। यह कहते हैं कि डेंजरस गुड लेके जा रहा था, तो डेंजरस गुड मतलब उसमें बारूद और इस तरह की चीजें हैं जिसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। इनके जो क्रू होते हैं, इनका जो कैप्टन होता है या नंबर 2 IC 3 ऐसे होते हैं, उनको बहुत पैसे मिलते हैं। नॉर्मल शिप से इनको दुगुना तिगुना ज्यादा मिलते हैं, और इसलिए वो जाते हैं, और बहुत ही सुरक्षा का उपाय रखा जाता है। वो चीन के बंदरगाह पर गया है तो जो हुआ होगा इसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन यह किसका था क्या था नहीं, वाईएम मोबिलिटी करके है, और कहते हैं चीन का ही कार्गो शिप था। कार्गो शिप कहना गलत होगा, डेंजरस गुड्स का, या वह कार्गो जिसमें डेंजरस गुड्स जा रहे थे, और कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, और जिससे एक्सप्लोजन इतना भयंकर हुआ है कि जहाज ही बिखर गया। हालांकि कहते हैं कि अभी तक कोई मरा नहीं, सब बच गए हैं, भाग लिए। जी ये माली स्वीडिश के राजनयिक को क्यों भगा रहा है? माली, स्वीडन ये तीनों को मैं बार बार बातें कर चुका हूं। साहेल रीजन यानी उस क्षेत्र में माली, बुर्किना फासो, और तीसरा ये बताता हूं ना, नाइजर। जी नाइजर, नाइजीरिया नहीं, नाइजर। ये तीनों ने मिलकर आपस में समझौता भी किया हुआ है, और तीनों अब प्रो रशियन हो रहे हैं। पहले इन्होंने फ्रेंच जो थे उनको भगाया, यूएनओ के जो सैनिक थे उनको हटाया, अमेरिकन जो थे इनको भगाया। अब स्वीडन जिसकी बात आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जो मदद दे रहे हैं और तुम मदद हम दे रहे हैं, और तुम प्रो रशिया बन रहे हो, ऐसा कैसे होगा? उन्होंने पूछा तो क्या चाहते हो, तो प्रो अमेरिका। तो इन्होंने कहा कि नहीं चलेगा। इन्होंने वह इनके डेवलपमेंट की जो मदद दे रही थी वह देना बंद कर दिया। कहते हैं कि ह्यूमन यदि कुछ होता है ह्यूमैनिटी के लिए तो हम देंगे। इन्होंने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम निकलो यहां से। उनको बुलाया, 48 घंटे का मौका दे, तुम जाओ, हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। जी केन्या में भी बवाल फिर शुरू हो गया सर। फिर से पुलिस वहां पे आंसू गैस चलाने लगी है। अभी बहुत सारे लोगों की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि मामला शांत हो गया। कीनिया के राष्ट्रपति के ऊपर वरद हस्त है अमेरिका का, और इसलिए वह उस तरह से नहीं भागेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में भागे थे, या पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति भागे थे। और यह अंतिम समय तक लड़ेगा, या जब तक उसके साथ सेना है, चाहे मतलब 50-100 से अधिक लोग तो मार ही जा चुके हैं, कुछ वो नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बाइडेन को भी दिया है कि साउथ अमेरिका के एक छोटे से देश में अपनी पुलिस भी भेजेंगे। और ये क्या जगह का नाम था, नाम भूल रहा हूं, जो भी है, तो वहां पे भी भेजने की इन्होंने बात की थी। वहां जाके बाइडेन से मिले भी हैं, और इसलिए नहीं हट रहे हैं। हैती वहां पे हो रहा है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, और पूरे के पूरे देश में हंगामा हो रहा है, और पुलिस प्रशासन अच्छी तरह से लगी हुई है, लेकिन जनता नहीं मान रही। जनता को समझ में आ गया कि अमेरिकी पिट्ठू जो है हमारे
ये कुछ भी नहीं कर सकता बल्कि लुटवा रहा है हमारे देश को, और ये अच्छी बात है, इसको तो भगाना ही चाहिए इसके राष्ट्रपति को। जी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है रूस से। तमाम मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के 1000 फौजी अंदर घुस गए हैं, पुतिन की बैंड बजने वाली है। हाँ, ये तो उस दिन भी हमने चर्चा की थी, और 1000 नहीं बल्कि ज्यादा है, 3000 से अधिक है, और कहना मुश्किल कि एग्जैक्टली कितने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पुतिन की तो बैंड इसलिए भी बजी है कि पुतिन का जो भी इंटेलिजेंस नेटवर्क है वह फेल कर गया, भले वो पुतिन पर्सनली उसमें हो ना हो, वह फेल कर गया। और बगल के ओब्लास्ट यानी सूमी से ये वहां से आए हैं 1000, 2000 या 3000, और बाद में और भी पीछे से रेलमपेल करके पहुंचे हैं, और पूरा प्लान करके आए हैं। डिफेंस के साथ आए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ आए हैं, टैंक के साथ आए हैं, हर तरह की चीजों के साथ आए हैं, और काफी अंदर तक 15-16 किलोमीटर तक घुस चुके हैं। हालांकि वेस्टर्न मीडिया ये दिखा रहा है कि पूरा का पूरा कुर्स्क ओब्लास्ट यानी राज्य जो है इनके अंदर आ गया, ऐसा बात नहीं है। अब जाके सिचुएशन कल से या सुबह से कहें तो सिचुएशन स्टेबलाइज कर गए, आगे बढ़ना मुश्किल सा हो गया है। अब ये अपना खाई खोद रहे हैं और बाकी ला रहे हैं कि हम पीछे ना हटाया जाए, लेकिन रशियन सेना पूरी तरह से यहां तक कि बगल से बेलारूस से भी ला रहे हैं। और जहां तक दूसरे क्षेत्र पे है, बड़ा उम्मीद था यूक्रेन को कि पूरे ईस्ट से और साउथ से पूरे फौज को रिजर्व को लाएंगे, वैसा रशिया ने नहीं किया है, बल्कि वहां लड़ाई जारी है, वहां पे वो आगे बढ़े ही जा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक कहीं ना कहीं से यूक्रेन को भागना पड़ेगा, सस्टेन करना उन्हें मुश्किल है, केवल कुछ किलोमीटर छोड़ दे तो। जी चलिए अब अमेरिका चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का रुख करते हैं और पहला अपडेट, कोई मुसीबत है क्या, कोई ग्रहण है क्या ट्रंप के ऊपर? कभी फायरिंग हो जा रही है, कभी बता रहे हैं जिस विमान से उड़ना है वो पता नहीं कहीं और उतर जा रहा है। इनका विमान जहां जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं उसमें कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आ गई, और 150 किलोमीटर दूर कहीं ईस्ट में जाकर यह लैंड किया, यानी मोन्टाना जाना था। वहां पे मोन्टाना में भी रिपब्लिकन का ही गवर्नर है, और इनकी बड़ी कोशिश है कि वहां से हराए। वैसे वैसे जगहों पे ज्यादा जा रहे हैं जहां की चांसेस 50-50 है, और वहां पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो गवर्नर बनता है, चुनाव आता है, तो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन आता है, उसका महत्व इतना ही हो जाता है जैसे कि बड़े राज्यों का वहां का होता है। और इसीलिए जो पिछली बार चुनाव जीते थे, प्रतिशत कम होने के बावजूद वोटर्स का ये जीत गए थे और राष्ट्रपति बने थे। यही इनकी कोशिश है, और यह दुर्भाग्य है या एक संयोग है कि ऐसा टेक्निकल फॉल्ट हो गया, बच गए, इसके लिए वो खैर बने। जी एलन मस्क तो लगे हुए थे अपने काम में, अब माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया और कह रहा है कि ईरान जो है डिस्टर्ब कर रहा है 2024 के अमेरिकी चुनाव को। माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, उनकी पूरी कोशिश है, वो ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि वह किसके खिलाफ ईरान काम कर रहा है। बाद में इनडायरेक्टली आया कि उसे लगा कि भाई ये लोग ट्रंप के खिलाफ है, क्योंकि ट्रंप बड़े सख्त है ईरान और चीन के अगेंस्ट में। और देखने की बात होगी, ईरान ने कहा ये सब बकवास कर रहे हैं, हमें कुछ भी उसे लेना देना नहीं है, कौन जीता है कौन ना जीते। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के आधार पर इन्होंने कहा है कि ये लोग रोग कंट्री यानी दुष्ट कंट्री है, जिसके साथ चीन और रूस भी है। तो यह सब एक जनरल बकवास कर रहे हैं, कोई मायने नहीं है। और यदि ईरान वहां से इंटेलिजेंस यदि इकट्ठा कर रहा है, सूचना इकट्ठा कर रहा है वहां की परिस्थिति जानने के लिए, तो तुम लोग तो पूरी दुनिया में कर रहे हो यार, इसमें संदेह का, एक दूसरे करते ही करते साधारण सी बात है। जी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो हमारे पास आ रही है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। यहाँ के 3 डीन्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्यों? ये जब पिछली बार जब बड़ा जबरदस्त आंदोलन यहाँ कोलंबिया में चला था और छात्रों ने वहां पूरे कैंप लगा के वहां जो किए थे, उसमें इन 3 नहीं बल्कि 4 डीन ने अपने ट्विटर पे या जो भी लिखा था, उन्होंने उसका समर्थन किया था और जियोनिज्म का खिलाफ किया था। तो एक तो खैर परमानेंट थे, उनके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं कर सके, उन्होंने कहा तक नहीं मेरा मतलब ये था। और इन तीनों ने जो भी लिख के दिया ये नहीं माना वहां की यूनिवर्सिटीज ने। यानी आप देखें कि ये जियोनिस्ट रिजीम का इंटेलिजेंस और प्रो जियोनिस्ट जो है, अमेरिका ही से मदद लेके, अमेरिका ही ने इंग्लैंड और हर जगह में थोड़ा भी इनका विरोध होता है तो उसके खिलाफ वहां पहुंच जाते हैं। वहां की लोकल चूंकि सत्ता इनके हाथ में है, इनके प्रो अमेरिका है, प्रो इजराइल है, तो अमेरिका का चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों इजराइल के साथ है, दोनों मतलब पांचों उसकी उंगलियां घी में है, कढ़ाई में है, जो भी कहा ले। और इसी का कारण है कि इन तीनों को हटा दिया गया, चूंकि वो परमानेंट थे नहीं, कोई इनका लीगली भी अधिकार नहीं बनता कि वो किसी आधार पर टिक सके। दुर्भाग्य। जी चलिए गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं और पहला अपडेट जो है
ये इधर पूरे जहां जंग चल रही है आजकल गाजा और इजराइल के बीच में, दो देशों से जुड़ा हुआ है। इजराइल को जहां अमेरिका ने आज $3.5 अरब रुपए देने का ऐलान कर दिया, वहीं सऊदी अरब पे जो हथियार देने का प्रतिबंध लगा रखा था वो भी हटा दिया कि लो भाई दोनों मजे करो। सऊदी अरब को 3 वर्ष के बाद वैसे वेपन्स मिलेंगे, छोटे मोटे तो पहले भी लेता था, वैसे वेपन मिलेंगे जिसका इस्तेमाल वॉर में यानी युद्ध में लंबी समय तक के लिए, दूर क्षेत्रों के लिए कर सकता है। इसका खुलेआम मतलब है कि वह उसको ईरान के खिलाफ और दूसरे यदि युद्ध बढ़ता है तो उसके बेस का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल कर सकते हैं। तो यह तो उसका खुला चरित्र है। दूसरी तरफ जो ही बाइडेन बोले कि इसको प्रतिबंधित कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बाइडेन ने इनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन स्टॉर्मिच या जो भी है उसके खिलाफ भी कहा कि वह युद्ध बंदी का यानी जंग बंदी का जो विरोध कर रहे हो गलत बात है। तो भाई जंग बंदी का यदि तुम चाहते हो कि हो जाए तो यह $3.5 बिलियन का तुम उसको दे रहे हो ताकि वह अस्त्र शस्त्र खरीद सके, तो क्या उसका वो अचार बनाने का इस्तेमाल करेगा? वह तो युद्ध जारी रखेगा जो हो रहा है। तो इसका दोहरा तिहरा चौथा चरित्र जो है, और अमेरिका की जो नीति है कि अपना जो उसका इकोनॉमिक रिसेशन जो आ रहा है, जो मंदी आ रहा है, उसकी भरपाई युद्ध यानी वॉर इंडस्ट्रीज से करे, जो कि वह प्रमुख इंडस्ट्रीज के रूप में सामने आ रखा है। उसका जो चरित्र है वो खुलेआम सामने नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सऊदी अरब ने अभी ओआईसी की मीटिंग की, उसके बाद अमेरिका ने ऐलान कर दिया, यानी कि मुंह किसका कैसे बंद करना है ये अमेरिका को बेहतर ढंग से आता है। ईरान की कुछ खबरें हैं। एक खबर यह है कि वहां पे नोबेल विजेता है नरगिस महमूदी, वो जेल में बंद हैं। उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल में बंद जो महिलाएं हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है। 29 लोगों को हाल फिलहाल में फांसी पर लटका दिया गया है। यूएन के जो विशेष राजनयिक हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को इस दौर में? देखिए, जहां तक तथाकथित रूप से ह्यूमन राइट्स की बात है वो दुनिया में शायद ही कहीं पे इम्प्लीमेंट होता है। हमने आपने अभी कोलंबिया की भी बातें की, 3 दिन को हटा दिया, उनके रोजगार छीन लिए, यानी उन्हें कोई अधिकार नहीं बनता है कि वह किसी के पक्ष में अपना ओपिनियन तक दे सके। हमने देखा कैसे जर्मनी फ्रांस में जो डॉक्टर वगैरह गजा में काम कर रहे हैं उसको आने से मना करते हैं, उनको बोलने नहीं देते, उठा के मौका मिलता है तो जेल में डाल देते हैं। ईरान में भी यह स्थिति, चूंकि वह धर्म के आधार पर है, औरतों को बराबरी का अधिकार नहीं है। हाँ, जेल के अंदर मारते हैं कि नहीं मारते हैं खुलेआम नहीं, लेकिन जो फांसी की सजा दी गई है, जो इनके विरोधी हैं, जो कि प्रो महिला आंदोलन में उन्होंने लिखा था, उनको जो फांसी पर लटका दिया वह सही है, जो कि यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन ईरान इसमें कोई बिल्कुल बाज नहीं आता है। अब नए राष्ट्रपति बनते हैं, उनसे क्या उम्मीद है क्या नहीं वो समय के साथ पता चलेगा। तो ईरान जिस आधार पे वह इजराइल का विरोध कर रहा है वो छोटा मोटा रूप में तो ईरान के अंदर भी आता है। अपने यहाँ कहां औरतों को बराबरी का अधिकार दे रहा है, और उनको फांसी की सजा इसलिए कि वो विरोध कर रही है बुर्का पहनने के अगेंस्ट में, या अपने अधिकार की जो मांग कर रही है, और उनके पक्ष में जो मर्द या जो दूसरे लोग उनको फांसी पे लटका दो, यह बिल्कुल गलत बात है। जी, ईरान ने अपनी नौसेना को बड़ा मजबूत कर दिया है। 2500 ड्रोन्स और मिसाइल्स वहां पर तैनात कर दी हैं। क्या साइकोलॉजिकली चल रहा है? साइकोलॉजिकली नहीं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी तो मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है, रशिया से मिल रहा है, और वहां उत्पादन करने के उनके बड़े आसान तरीके हैं और वह कर रहे हैं। और इसको मजबूत करने का केवल मिसाइल ही नहीं, वैसे मिसाइल कहें तो शॉर्ट रेंज मिसाइल उन्होंने सैकड़ों की तादाद में, जैसा कि वेस्टर्न मीडिया में आ रहा है, रूस को दिए। इससे रूस को फायदा होगा कि जो छोटे जगहों के लिए, छोटी दूरी के लिए जो अपना लॉन्ग या मीडियम रेंज का मिसाइल खपत करते थे वो ना करेंगे, यहां पे इधर इस्तेमाल करेंगे, दूर के लिए अपना मिसाइल करेंगे। जहां तक ईरानियन नेवी की बात है, यह विजन उनका बहुत समय से है, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे चीन का है कि पूरे दुनिया में यदि अपना अधिकार करना है या लड़ना है, अपना अस्तित्व दिखाना है, तो हमारा जितना लैंड है उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना जगह वो समुद्र में आता है। और समुद्र में पहुंच तभी होगी जब तुम्हारी नेवी मजबूत होगी। इसलिए जंगी बेड़ा बनाना केवल रेड सी के लिए नहीं, बल्कि पूरे आसपास के इलाकों और नॉर्थ आर्कटिक जो है अंटार्कटिक एरियाज, और उस तरफ में साउथ में भी अंटार्कटिक, वो सब के लिए है। और इसलिए इन्होंने अपने ऐसे मिसाइल बनाए, एंटी शिप मिसाइल इनको दे रखे हैं मीडियम रेंज को, जो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कारण और हाई म्यूनिशन एक्सप्लोजन, यानी उनके बारूद जो पहले 5 किलो जितना एक्सप्लोड करते थे, अब वही 5 किलो उसका दुगुना एक्सप्लोजन करेगा और पकड़े भी नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कारण, जो
काफी सशक्त है। इसमें निश्चित रूप से नॉर्थ कोरिया का हाथ है, उसके पास है, रूस का तो होगा ही होगा, चीन का भी हो सकता है, और इसलिए उनकी नेवी बहुत जबरदस्त रूप से बन रही है। और ये सब कुछ कारण है जिसके कारण अभी ईरान संभवतः उस लड़ाई को अंजाम नहीं देना चाहता है। S-400 भी रशिया से क्या पहुंच चुका है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए। जी, खबरें ये भी चल रही हैं कि पहले इराक में जो है सऊदी अरब के ठिकानों पर हमला हुआ, 7 फौजी घायल हो गए। अब सीरिया में अमेरिका के ठिकानों पर हमला हुआ और ये असल में बदला लिया जा रहा है। और हिजबुल्लाह जो है वो हाइफा शहर को पूरी तरह टारगेट कर सकता है, उसके निशाने पर है। ये भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स बहुत हैं और कुछ आया है कि रशिया से भी पहुंच रहे हैं, कंफर्म नहीं है। तो हिजबुल्लाह की बात तो ठीक है। जहां तक इराक में और उसकी बात है, यूएवी से बड़ा जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ है अमेरिकी एरिया में। वो 7 वाला जो घायल है वो अलग बात है। इसलिए फिर से इनका जितने भी जो रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं, जिसके भी हो, ईरान के हो या इस्लामिक रेसिस्टेंस फोर्स हो, उनका आक्रमण बढ़ा है। इधर हाल फिलहाल में हुतीज ने भी कई अमेरिकी वॉरशिप्स पे और इनके कार्गो शिप पे रेड सी में भी अटैक किए। हालांकि अमेरिका कहना है कि हमने सब उसे कर दिया है, और इसका इस्तेमाल उन्होंने मिसाइल से भी किया, केवल यूएवी से नहीं। तो ये घटनाएं बढ़ रही हैं। जी, नॉर्वे को जो मध्यस्थ बना रखा था पैसे की देखरेख के लिए, उससे इजराइल को अब क्या दिक्कत होने लगी है? उसका कहना है कि नॉर्वे जो है सो कि कहीं ना कहीं से हमारे पक्ष में नहीं है, और सही में जो नहीं देना चाहिए था उसके नजर में उनको ही ये पीए को यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को वह इकोनॉमिक मदद कर रहा है, जिस वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के हमास को जा रहा है। हालांकि यह भी जानना जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियली नॉर्वे को पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज का जो भी रेवेन्यू था उस बोर्ड से हटाने का, जिसके देख हुए था, उसका विरोध किया है। उसने इजराइल को बता दिया। हालांकि इस विरोध का कोई मायने नहीं बनता है, क्योंकि उनको पता होगा कि ऐसा चीज हो चुका है। लेकिन यूरोपियन यूनियन दिखाने की कोशिश करता है कि हमारा ह्यूमन राइट्स का के प्रति, या ह्यूमन जो मास्क है, ह्यूमन राइट्स का मास्क है, उसको बेनकाब ना करे। हालांकि वही सब काम कर रहे हैं जो बाकी जगह काम कर रहे हैं, और इसलिए यह चीजें हो रही है। लेकिन नॉर्वे को भी किसी भी तरह का, कहा ना, किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो इजराइल चाहता है बिल्कुल 100% चाहिए। नहीं है तो तुम अलग हटो। और इनडायरेक्टली ऊपर से ना सही, अंदर से तो सारे के सारे इजराइल को मदद कर ही रहे। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाथी के दांत खाने के ओर, दिखाने के ओर साफ साफ नजर आ रहे हैं, वरना 10 महीने नहीं लगते। 40,000 मौतों की बात। अमेरिका $3.5 अरब का जो है पैकेज नहीं दे रहा होता इजराइल को हथियार खरीदने के लिए। सब लोग सिर्फ इस बात पे जुड़ जाते हैं कि जिंदगी को बचाना है, लेकिन शायद वहां से उनको मिटाना है और उस जगह का स्वरूप बदल कर रख देना है। यही असल में सबकी साजिश है। देखते हैं कहां तक क्या चीजें चलती हैं, जो आती हैं आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, और आप बहुत विस्तार से सर तमाम चीजों पे जानकारी देते हैं। आपका धन्यवाद। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मिस्टर अकरम।